एक गांव के अंदर एक परिवार है। परिवार के अंदर दो बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम है मनीष और छोटी लड़की है जिसका नाम है मोनिका। मोनिका मनीष से 4 साल छोटी है। मिडिल क्लास फैमिली है। उनकी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर उसके पिता खेतीबाड़ी किया करते हैं और पूरा परिवार उसमें सहयोग दिया करता है, तो उससे उनका गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। एक दिन शाम को पूरा परिवार बैठकर बतिया रहा था, क्योंकि जो मनीष है वो शादी के योग्य हो गया था। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद वह सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। अब मनीष की मां मनीष के पिता से कहती है कि सबसे पहले हम अपनी बेटी की शादी करेंगे और उसके बाद बेटे की शादी करेंगे, क्योंकि अगर पहले बेटे की शादी कर दी तो इसकी जो पत्नी आएगी कहीं वो इसकी शादी में अड़चन पैदा ना करे। हम इसको दहेज देंगे और अच्छा खासा अपने मन मुताबिक नहीं दे पाएंगे अगर वो मना करने लगी तो। इस बात को सुनकर पूरा परिवार एग्री होता है और सभी लोग बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मनीष की बुआ की लड़की की शादी थी, तो उसके माता पिता उसकी बुआ की लड़की की शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वह लोग ट्रेन से जाने वाले थे और तभी कुछ देर बाद मनीष के पास फ़ोन आता है और उसको पता चलता है कि जिस ट्रेन से उसके मम्मी पापा जा रहे थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही भीषण। इसके बाद मनीष जैसे इस खबर को सुनता है तो एकदम भागा दौड़ा उस जगह पर जाता है जहां पर उस एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों को रखा जा रहा था। वहां पर जाकर वह चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। चारों तरफ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अलग अलग तरह से विलाप कर रहे थे। वह वहां पर अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे एक बूढ़े अंकल जो कि दर्द से कराह रहे थे, वह उसे अपनी तरफ इशारा करके बुलाते हैं। उसके बाद मनीष उनके पास जाता है और कहता है कि कहिए अंकल जी क्या बात है। तो उसके बाद वह मनीष का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बेटा क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। उसके बाद मनीष कहता है कि बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि पहले मुझे वचन दो और उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मनीष कहता है कि हाँ अंकल जी, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी कहोगे मैं उस काम को पूरा करूँगा। उसके बाद वह अंकल जी अपनी बेटी को एक कोने से बुलाते हैं, जो कोने में डरी सहमी सी बैठी थी और अपने पिता की हालियत को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह कहते हैं कि बेटी अनीता इधर आओ। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर आती है तो वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उस लड़के के हाथ में रख देता है और कहता है कि बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो, इसका कोई भी नहीं है मेरे सिवा इस दुनिया में। उसके बाद मनीष इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी उस बूढ़े अंकल जी की हाथों की पकड़ कमज़ोर हो गई थी, यानी कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे ही उस बूढ़े अंकल की बेटी अनीता इस बात को देखती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। तो मनीष अनीता को सहारा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ऐसा कहकर वो उसको अपने साथ लेता है और वहां पर चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढता है। उसके माता पिता भी मिल जाते हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके थे। अब इसके बाद मनीष उस बूढ़े अंकल का भी अंतिम संस्कार कराता है और घर आकर अपने माता पिता का भी अंतिम संस्कार करता है। अनीता को वह अपने साथ ही ले आया था और वहां आकर अपने चाचा ताऊ को पूछता है कि इस तरह से इसके पिता ने मुझसे वादा लिया था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद इस बात को सुनकर वो लोग भी थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन वो गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ऐसे ही इसके घर में रहेगी तो ज़माना अलग अलग तरह की बातें बनाएगा। तो वो कहते हैं कि बेटा मनीष, तुझे शादी तो जब भी करनी है तो ऐसा कर, इससे शादी कर ले और उसके बाद ये तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर में रहेगी और तुम्हारे माँ बाप की भी मौत हो चुकी है तो तुम्हारे घर की देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके बाद जो मनीष है वो अनीता से शादी कर लेता है और उसी घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगता है। अब शादी होने के बाद अनीता भी अपने पिता की मौत से अपने आप को निकालती है और धीरे धीरे उस घर के अंदर घुल मिलकर रहने लगती है। वह अपनी ननद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती। उसकी ननद जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी और जब वह पढ़ाई करके वापस आया करती तो उसको कह दिया करती कि दीदी तुम अपने कमरे में जाओ और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को करो। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। वो लोग अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी अचानक से एक दिन पता चलता है कि जो मनीष है वो एसआई बन चुका है। अब जैसे ही वो एसआई बना था तो मनीष की पत्नी अनीता को घमंड आ जाता है, क्योंकि अब तक उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसका पति एसआई बन चुका था और मनीष अनीता को अच्छी तरह से अपने घर के अंदर रखा करता, अच्छी तरह से उसका मान सम्मान किया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मनीष की पत्नी अनीता थी वह अपनी ननद का बार बार अपमान करने लगती है। अब जब वह कॉलेज से आया करती तो उसके लिए काम इकट्ठा करके रखा करती और उससे कहा करती कि इस काम को कर और उस काम को कर। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और तभी जो अनीता है उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगती हैं।
वह सोचती है कि अगर ननद की शादी अभी करवा दी जाए तो अच्छा होगा, वरना कुछ दिनों बाद इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और वो पूरे पैसों को इसकी शादी में लौटा देंगे। इस बात को सोचकर वह अपने पति से इस बात के बारे में जिक्र करती है, लेकिन उसका पति मनीष इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं देता है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन अनीता रोज़ इस बात का प्रयास कहा करती कि अब तुम्हारी बहन बाहर घूमती है और सियानी हो गई है, तो इसे घर पे रखना ठीक नहीं है, अब इसकी शादी करा दो, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद मनीष भी जब बार बार इसी बात को सुनता है तो उसकी भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तो काम पर बाहर जाता हूँ और अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर ही रहा करता हूँ, तो तुम ऐसा करो, एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे अपनी ननद की शादी की बात कर लो। अब इस बात को सुनकर अनीता मानो जैसे जिस मुराद को मांग रही थी वही मुराद उसे मिल गई हो। वह सोचने लगती है कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं अपनी मर्जी से किसी गरीब से लड़के से इसकी शादी करा दूंगी, जिन लोगों को ज़्यादा दान दहेज की ज़रूरत भी नहीं होगी और हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। इसके बाद वह इधर उधर अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढती है, उसे लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है अभिषेक। अभिषेक जिसके दादा परदादा किसी ज़माने के ज़मींदार रहते थे और आज उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिलहाल वो और उसकी माँ एक कच्चे से घर के अंदर रहा करते हैं। थोड़ी सी ज़मीन उनके पास बची है जिस पर उसकी माँ सब्जियाँ उगाकर उसने अपने बेटे को पाला था, क्योंकि अभिषेक के पिता बचपन में ही किसी बीमारी के चलते चल बसे थे। उसके बाद उसकी माँ ने उसे मेहनत मजदूरी करके और अपनी छोटी सी ज़मीन पर सब्जियाँ बोकर उन्हें बेच कर उसे पाला था। अभिषेक जिसने ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन अपनी माँ को उसने +2 ही बता रखी थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि बेटा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पढ़ाई लिखाई से पैसे का कोई संबंध नहीं है। अब जैसे अनीता अभिषेक की माँ से उसके बारे में पूछती है तो अभिषेक की माँ सारा कुछ सच सच बता देती है। कहती है कि मेरे बेटे ने +2 कर रखी है और उसके बाद वो मेहनत मजदूरी किया करता है और अच्छी तरह से हमारे घर का गुजारा हो जाता है। अब अनीता ऐसे ही रिश्ते की तलाश में थी जहाँ पर उसकी ननद का पति ज़्यादा पैसे वाला ना हो, ताकि उन लोगों की दहेज की ज़्यादा डिमांड ना हो और जीवन में कभी भी वो उनसे ऊंचा ना उठ सके। अब उसके बाद अनीता इसी सोच के साथ अपनी ननद की शादी अभिषेक से फिक्स कर देती है। अब यह बात वह मनीष को कुछ इस तरह से बताती है। कहती है कि लड़का जिम्मेदार फैमिली से है और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छा खासा घर परिवार है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मनीष उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इधर जो मोनिका थी वह भी उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही खुश होती है। वह सोचने लगती है कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अच्छे बड़े परिवार में मेरी शादी हो जाएगी और अब इसके बाद मुझे करना ही क्या है। मनीष अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करके अपनी बहन की शादी अभिषेक से करा देता है। शादी के लिए जैसी बारात आती है और बारात में सभी लोग अभिषेक को देखते हैं तो सभी उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि अभिषेक देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब इसके बाद अभिषेक और मोनिका दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो मोनिका है वो अपने भैया भाभी से विदाई लेकर सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे अपने ससुराल वाले घर में वो कदम रखती है तो देखते ही उसके अंदर ही अंदर उसे रोना आ जाता है और वो सोचने लगती है कि ये कैसे जमींदार हैं जिनके पास एक पक्का मकान भी नहीं है, क्योंकि वह घर कच्चा था और आंगन में कोई भी ऐसी सुख सुविधाओं की चीज़ें नहीं थी। इसके बाद भी मोनिका सोचती है कि चलो ठीक है, इस बात की शिकायत बाद में जाकर अपने भैया से करूंगी, अभी तो ऐसा सब कुछ करना ठीक नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे दोस्तों। तो वह सोचती है कि कोई बात नहीं, भैया को परेशान करना इस टाइम पर ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद मोनिका शादी की सभी रस्मों को निभाती है और रस्मों को निभाने के बाद जैसे ही वो अभिषेक से मिलती है तो उसका नज़रिया ही बदल जाता है उस घर को लेकर, क्योंकि अभिषेक बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान था और वह मोनिका की हर बात को समझता है और कहता है कि मोनिका कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे भले ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना शायद आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। अब इस बात को सोचकर मोनिका बड़ी खुश होती है। वह सोचने लगती है कि रुपए पैसे तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है, हो सकता है कल हमारे पास और भी ज़्यादा पैसे हो जाए, लेकिन ऐसा जीवन साथी मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। वह मन ही मन अपनी भाभी का धन्यवाद करती है। कहती है कि भाभी आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसे लड़के से मेरी शादी करा दी। इसके बाद अब टाइम आ जाता है मोनिका का दोबारा से अपने मायके जाने का। तो अभिषेक उसे अपने साथ लेकर उसके मायके जाता है मिलाने के लिए, और वहां पर जाकर जैसे ही दरवाजे पर भाभी खड़ी रहती है तो वो एकदम से पूछती है कि क्यों नहीं मोनिका, कैसा है तेरा घर बार। तो उसके बाद मोनिका भी चहकते हुए कहती है कि बहुत ही अच्छा है भाभी, मेरे पति मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी सास भी बड़ी ही अच्छी है।
अब इस बात को सुनने के बाद उसकी भाभी का दिमाग सा खराब हो जाता है, क्योंकि वह सोच रही थी कि आने के बाद ये अपने भाई से तरह तरह की शिकायतें करेगी और उन सभी शिकायतों के लिए वो तैयार थी। इसके बाद वहाँ पर अंदर ले जाकर उन्हें चाय नाश्ता कराया जाता है और चाय नाश्ता कराने के बाद वापस वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अब मोनिका अपनी ससुराल में मायूस सी बैठी रहती है। 10-12 दिन तक ऐसा ही उसका रवैया रहता है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करती है और मन ही मन को सोचती रहा करती है। अब इस बात को जैसे अभिषेक देखता है तो वो कहता है कि मोनिका, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम एक दोस्त की तरह मुझे ये सब कुछ बता सकती हो। अब जैसे मोनिका अभिषेक के मुंह से ये बात सुनती है तो वह अपनी पूरी बात उसे बताती है। कहती है कि अभिषेक, मेरा और मेरे माता पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस बनूं। अब इस बात को जैसे अभिषेक सुनता है तो उसे पता चल गया था कि मोनिका उदास क्यों बैठी रहती है। तो उसे कारण तो पता चल गया था। तो उसका निपटारा करने के लिए वह मोनिका से कहता है कि मोनिका, मैं भले ही मजदूरी करता हूं लेकिन मजदूरी करके मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। इसके बाद जो अभिषेक है वो मोनिका से कहता है कि मोनिका, तुम आगे की पढ़ाई करोगी और इन सभी चीज़ों का इंतजाम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस बात को जैसे मोनिका सुनती है तो एकदम से खुश हो जाती है और अपने पति अभिषेक को अपने गले से लगा लेती है। अब यह बात जैसे अभिषेक अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसका पढ़ने का मन है और ये पढ़ना चाहती है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, क्या रखा है पढ़ाई में, पढ़ाई लिखाई से घर नहीं चला करते। अगर नौकरी मिल जाती है तो कोई 4 पैसे कमा लेता है, वरना इधर उधर पढ़े लिखे ऐसे ही घूमते रहा करते हैं। इससे अच्छा तो ये घर का काम धंधा संभालेगी और मैं बाहर जाकर काम करूंगी और अच्छी तरह से हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। लेकिन अभिषेक अपनी माँ को समझाता है, कहता है कि माँ, जिसके मन में जो काम है उसी काम को उसे करना चाहिए और उसी काम को वो अच्छी तरह से कर सकता है। अब इस बात को उसकी माँ भी समझ जाती है और वह भी उसे पढ़ने के लिए इजाज़त दे देती है। अब इसके बाद मोनिका अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को दोबारा से चालू करती है। इधर जो अभिषेक है वो मेहनत मजदूरी करके उसके ग्रेजुएशन की फ़ीस भर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन होने के बाद वह कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाने वाली थी। उसका पति उसे कुछ पैसे देकर दिल्ली कोचिंग करने के लिए भेज देता है। वो रास्ते में जा ही रही थी, तभी उसके पास फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका पति जब उसे स्टेशन पर छोड़कर वापस जा रहा था तो उसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इस बात को सुनकर मोनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और एकदम से भागी दौड़ी वापस आती है और अपने पति की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने पति का इलाज करवाने में जुट जाती है और सोचने लगती है अपने पति के बारे में कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरी पढ़ाई का ही क्या फायदा। वह अपने पति का इलाज करवा रही थी तो कुछ पैसे तो उसके पास वो थे जो उसके पति ने उसे कोचिंग करने के लिए दिए थे और कुछ पैसे वो गाड़ी वाला दे गया था, तो उन्हीं पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरे सपने का क्या होगा। तो इसी सोच के साथ वह अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भाई, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली भेज ही दिया था, लेकिन पीछे से उनका एक्सीडेंट हो गया और अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे कोचिंग भी करनी है, मेरा पढ़ाई लिखाई का मन करता है। अब इस बात को जैसे उसका भाई सुनता है तो वह उससे बड़ा ही प्यार किया करता है। कहता है कि बहन, तू चिंता मत कर, तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू ऐसा कर, घर जा और अपनी भाभी से ले ले, मैं उसके पास फ़ोन कर दूंगा। अब इस बात को सुनते ही जो मोनिका है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसके भाई ने उसकी मदद करने के लिए हामी भर ली थी। इसके बाद मोनिका वहाँ से सीधा अपने मायके जाती है अपनी भाभी से कुछ पैसे लेने के लिए। जाने के बाद वह जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से उसकी भाभी निकलती है और कहती है कि क्यों री मोनिका, क्या सच में तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसे ही इन बहानों को लगा के अपने भाई से मोटी रकम ऐंठने का इरादा है। अब इस बात को सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह घर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाती है। उसके बाद थोड़ी देर वो वहीं पर खड़ी रहती है। इधर उसकी भाभी इस बात को कहने के बाद घर के अंदर चली गई थी और वह वेट कर रही थी कि उसकी भाभी आए और उसे घर के अंदर ले जाए, लेकिन उसकी भाभी बाहर नहीं आती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मोनिका अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचते हुए वहां से वापस अपनी ससुराल के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में वह एक बस पकड़ती है और उस बस के अंदर मायूस सी बैठी हुई थी। तभी उस बस के अंदर एक लड़का जिसका नाम होता है प्रदीप, जो कि कॉलेज में मोनिका के साथ पढ़ा करता था और मन ही मन उसको पसंद किया करता था। वह जैसे ही मोनिका को देखता है तो उसके पास आता है कि मोनिका, तुम कहाँ जा रही हो। जैसे मोनिका प्रदीप को देखती है कि अरे प्रदीप, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रदीप बताता है कि तुम्हें तो पता है कॉलेज के टाइम से ही मेरा एक सपना है कि मैं आईएएस बनूं और आईएएस की तैयारी करने के लिए ही दिल्ली जा रहा हूं। अब मोनिका जैसे ही इस बात को सुनती है, उसके सामने आईएएस का जिक्र आता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और प्रदीप जैसे ही मोनिका की आंखों में आंसू देखता है तो एक सीट को खाली करवाता है और वहां पर जाकर मोनिका को बैठा देता है और उससे कहता है कि मोनिका, आखिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, तुम इस तरह
तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद मोनिका बताती है कि प्रदीप, सपना तो मेरा भी आईएएस का था, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वही मुझे पढ़ाने लिखाने वाले थे, तो अब मैं कोचिंग किस तरह से करूँगी। उसके बाद जैसे ही प्रदीप इस बात को सुनता है तो कहता है कि मोनिका, बस इतनी सी बात, इस प्रॉब्लम को मैं तुम्हारी को चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। वो पूछती है कि वो कैसे। वो कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, और वहाँ से मैं सारे नोट्स को तुम्हें व्हाट्सअप कर दिया करूँगा और तुम घर पर रहकर उसकी तैयारी कर लिया करना। अब इस बात को जैसे ही मोनिका सुनती है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वह सोचती है कि चलो इस समस्या का तो समाधान हुआ, अब पति का इलाज करवा के वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकती है। इसके बाद वह प्रदीप को अपना व्हाट्सअप नंबर दे देती है और कहती है कि ध्यान से मुझे सारे नोट्स भेज दिया करना। इसके बाद वो कुछ बातें और करते हैं और बातों ही बातों में मोनिका का स्टॉप आ जाता है। मोनिका वहाँ से उतर जाती है। प्रदीप को एक स्टॉप आगे नहीं उतरना था क्योंकि उसे ट्रेन से अब दिल्ली जाना था और दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी थी। वहाँ से प्रदीप उस ट्रेन में बैठकर 24 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे आईएएस की तैयारी करनी थी। अब वहाँ पर जाने के बाद जो प्रदीप है वह फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह मोनिका के पास फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मोनिका, मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ। इस बात को जैसे ही मोनिका सुनती है तो वह शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि पति की बीमारी के चलते वह भाग दौड़ में ये भूल ही गई थी कि प्रदीप भी उसका साथ देने के लिए उसने इतना बड़ा वादा किया है और वह दिल्ली जा रहा है। उसने एक बार भी उसे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम सही सलामत हो या तुम पहुंच गए हो, कहां पर पहुंच गए हो, कहां तक जाना है और कितनी देर तुम्हें जाने में लगेगी। अब वह कहती है कि प्रदीप, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने पति की वजह से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाई और तुम अच्छी तरह से तो पहुंच गए ना। उसके बाद प्रदीप कहता है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तो तुम मुझसे माफ़ी ना ही मांगो तो ही अच्छा है। मुझे पता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से ध्यान नहीं रहा होगा। इसके बाद प्रदीप और मोनिका थोड़ी देर कुछ और बातें करते हैं और बातें करने के बाद उन दोनों का फ़ोन कट जाता है। अब धीरे धीरे प्रदीप कोचिंग करने लगता है और प्रदीप कोचिंग करने के बाद उन नोट्सों को व्हाट्सएप से मोनिका को भेज दिया करता। मोनिका भी अपने पति को बताती है कि इस तरह से एक लड़का है और वो मेरे साथ पढ़ा था और वो कह रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारी कोचिंग में मदद कर दूंगा, यहाँ से जो भी नोट्स मुझे मिला करेंगे उन सभी को मैं तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। अब धीरे धीरे उसका पति भी डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और घर आने के बाद जो मोनिका है वो घर को भी संभाला करती, अपने पति की भी देखभाल किया करती और साथ में अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रही थी। अब मोनिका को पता था कि उसका पति ग्रेजुएशन होल्डर है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मोनिका अपने पति को एक काम दे देती है। कहती है कि आप ऐसा कीजिए, ये पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी में से अच्छे अच्छे सवालों को तैयार करके एक अलग से क्वेश्चन पेपर बनाइए और उसके बाद मैं उन सभी के उत्तर दूंगी और फिर देखते हैं कि मेरे कितने नंबर आते हैं। इसी तरह से दोनों पति पत्नी मेहनत किया करते हैं। उधर जो प्रदीप है वो भी बराबर नोट भेज रहा था और बीच बीच में कभी कभी वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर की जंग किया करते थे। यानी कि प्रदीप उधर से क्वेश्चन किया करता था, ये आंसर दिया करती थी, ऐसे ये क्वेश्चन किया करती थी और प्रदीप आंसर दिया करता था। अब इन सभी बातों को जो मोनिका है वो अपने पति अभिषेक के सामने फ़ोन को हैंड फ्री करके बातें किया करती थी ताकि अभिषेक को कुछ बुरा ना लगे। उसके बाद जब उन दोनों की बहस होती है तो उसमें मोनिका अक्सर जीता करती है। अब इस बात को देखकर अभिषेक बड़ा ही खुश होता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी घर का काम भी करती है, मुझे भी संभालती है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कर रही है। इधर जो प्रदीप है वो भी डबल मेहनत करता है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मोनिका का नंबर आ गया तो उसकी थूथू हो जाएगी, सभी लोग कहेंगे कि वो लड़की घर रहते हुए भी आईएएस को क्लियर कर गई और तुझसे कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता और जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा करता उस इंस्टीट्यूशन में उसका अव्वल नंबर आया करता। दूसरा कारण ये भी था कि मोनिका से जब उसकी बहस हुआ करती तो वह हार जाया करता, तो वह सोचा करता कि अगली बार और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और मोनिका को इस बार हरा के रहूँगा। इसी तरह से उनकी जोर थोड़ से तैयारी चलती रहती है। तो जैसे ही मोनिका की सास उसको देखती है कि वो मेहनत भी करती है, घर का काम भी संभाला करती है और अपने पति की भी देखभाल कर रही है, तो मोनिका की सास मोनिका से कहती है कि बेटी तू ऐसा कर, पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने पति की देखभाल कर। और उसके बाद मोनिका की सास बाहर मेहनत करके पैसे कमा कर लाया करती और इधर घर की भी देखभाल अच्छी तरह से कर रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और समय बीतने के साथ साथ उन दोनों का प्री एग्ज़ाम आ जाता है। प्री एग्ज़ाम दोनों ने अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लिया था, प्रदीप और मोनिका ने। और इसको क्वालिफाई करने के बाद जो प्रदीप है वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है क्योंकि मोनिका के घर पर रहकर पढ़ाई करने के बावजूद उसके नंबर उससे फालतू थे, यानी कि उसकी रैंकिंग थोड़ी ऊपर थी। अब इस बात को जैसे प्रदीप देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, आगे और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और इस बार इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करूँगा। इसी तरह से वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ उनका मेंस भी क्लियर हो जाता है। अब जैसे ही उनका मेंस क्लियर हुआ था तो दोनों के बराबर नंबर थे। अब इस बात को देखकर प्रदीप भी राहत की सांस लेता है, सोचता है कि चलो ठीक है, इस बार तो कम से कम बराबर हुए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे तो दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहा करते थे।
धीरे धीरे समय बीतता है और अब टाइम आ जाता है इंटरव्यू का। लेकिन इंटरव्यू के लिए प्रदीप को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो शहर के अंदर रहा करता था और वहाँ इंस्टीट्यूट में सभी सवालों के जवाब दिलाए जाते थे और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता था। लेकिन जो मोनिका थी उसको बड़ी ही दिक्कत थी। वो गांव के अंदर रहा करती, अपने पति का भी ख्याल रखा करती और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को भी कर रही थी। तो वह इंटरव्यू की तैयारी करे तो कैसे करे। लेकिन इतने ही दिनों में जो उसका पति अभिषेक था वो भी ठीक ठाक हो गया था। वो भी बैठने लगा था और अपने आप बैठकर वो ऐसा करता है कि इंटरनेट से बहुत सारी वीडियो देखता है और उन वीडियोस में दिए गए क्वेश्चन को लिखता है और मोनिका को अपने सामने बैठाता है। जिस तरह से यूपीएससी भवन में इंटरव्यू दिया जाता है उसी तरह से माहौल क्रिएट करके उससे बार बार सवाल पूछा करता और जिन सवालों के जवाब मोनिका को नहीं आया करते उन सवालों के जवाब अच्छी तरह से उसको समझा दिया करता। धीरे धीरे इसी तरह से तैयारी करते हुए इंटरव्यू का टाइम आ जाता है और इंटरव्यू के टाइम में जो मोनिका है वो अपने पति अभिषेक से कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद अभिषेक भी उसके साथ जाता है और दोनों जाकर उस इंटरव्यू को अच्छी तरह से देते हैं। मोनिका जब इंटरव्यू देने के लिए उस हॉल के अंदर घुसती है तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मोनिका सभी सवालों के जवाब बड़ी सहजता से और सरलता से दे देती है। इंटरव्यूअर उसके जवाबों को सुनने के बाद उससे पूछता है कि तुमने कहाँ पे कोचिंग ली है। तो उसके बाद मोनिका अपनी कहानी बताती है और जैसे इंटरव्यूअर उसकी कहानी सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि उसने कहीं से कोचिंग नहीं की थी। वह अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करती थी और उसके बीमार पति ने उसकी पूरी मदद की थी। अब उसके बाद उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। इधर जो प्रदीप था उसका भी इंटरव्यू अच्छी तरह से गया था और कुछ दिनों बाद फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनल रिजल्ट में दोनों के दोनों अच्छे रैंक से पास हो गए थे। दोनों को आईएएस का क्रेडिट मिलता है और जैसे ही आईएएस का क्रेडिट मिलता है तो जो प्रदीप है उससे रहा नहीं जाता। वह मोनिका के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मोनिका अब तो तुम आईएएस बन चुकी हो, क्योंकि प्रदीप ने ही मोनिका का रिजल्ट देखा था और मैं मोनिका को फ़ोन पर ही उसका रिजल्ट बता रहा था। अब जैसे ही मोनिका अपने रिजल्ट के बारे में सुनती है और आईएएस की रैंक के बारे में सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इस बात को देखकर जो प्रदीप है वो कहता है कि मोनिका इस तरह से मत रो, तुम एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हो। लेकिन मोनिका जो रोने का नाम नहीं ले रही थी और मोनिका अपना फ़ोन काट देती है। अब जैसे मोनिका ने अपना फ़ोन काटा था तो प्रदीप एकदम भागते हुए सीधा मोनिका के घर जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगता है। वहाँ पर उसका पति अभिषेक भी था तो अभिषेक उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मोनिका ने जो ये उपलब्धि हासिल की है ये बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ की है। उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी है और उसकी भाभी भी बहुत ही बेकार है। अब जैसे इन सभी बातों को प्रदीप सुनता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। तभी प्रदीप मोनिका की टांग खींचते हुए कहता है कि तू तो गरीब ही ठीक थी, तुझे इतनी अच्छी पोस्ट मिली है, तू कलेक्टर बन गई है और तब भी तू रोए जा रही है। इस बात को सुनने के बाद जो मोनिका है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सभी लोग एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। इसके बाद जो मोनिका है वो ट्रेनिंग के लिए जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक अच्छी जगह पर हो जाती है। अब उसके बाद मोनिका अपने भाई की भी प्रमोशन करा देती है, क्योंकि मोनिका की बड़े बड़े अफसरों से जानकारी थी और इसी जानकारी का फायदा उठाकर वह अपने भाई की भी प्रमोशन करा देती है। भाई की प्रमोशन हो गई थी और जैसे ही उसके भाई की प्रमोशन हुई थी तो उसकी भाभी अनीता का मानो जैसे जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे हों। वो इस प्रमोशन से बड़ी खुश थी और सोचती है कि मेरी ननद तो ऐसे ही रह गई है और मेरा पति अब देखो प्रमोट होकर बड़ा अफसर बन गया है। अब मोनिका को एक कलेक्टर का काम करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद रक्षाबंधन आ गया था। तो रक्षाबंधन पर वह सोचती है कि हर बार मैं अपने भाई के लिए राखी भेज देती हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद जाऊँगी और जाकर अपने भाई को राखी बांधूंगी। ऐसा सोचकर वह किराए की कैब करती है और उसमें बैठकर अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए चली जाती है। राखी बांधने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गई थी और जैसे ही मोनिका अपने भाई के घर अंदर आती है तो वह देखती है कि उसकी भाभी सामने बैठी हुई है और उसे देखते ही उसने भौंही चढ़ा ली थी। उसके बाद उसकी भाभी अनीता कहती है कि मोनिका क्या हुआ, तुम आज यहाँ पर क्यों आई हो? हर बार तो तुम राखी भेज दिया करती थी, क्या इस बार अपने भाई से मोटी रकम ऐंठने का इरादा है क्या? इस बात को जैसे मोनिका सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि भाभी मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है, मैं केवल अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। इतनी ही देर में उसका भाई भी अंदर से जो नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गया था तो वह आकर जैसे अपनी बहन को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है। वो कहता है कि बहन तू बड़े दिनों बाद आई है, चल अंदर चल, तुझे नाश्ता पानी करा देते हैं। लेकिन मोनिका अपने भाई को रोकते हुए कहती है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी भी ननद आने वाली है और मुझे चलकर उसे भी देखना है। ला तू अपना हाथ आगे कर, मैं तुझे राखी बांध देती हूँ। इसके बाद मोनिका अपने भाई को राखी बांधने ही वाली थी, लेकिन मोनिका की भाभी अपने पति का हाथ पकड़ते हुए मोनिका से कहती है कि मोनिका सोच लो इस बारे में, अगर तुमने राखी बांधने के बाद कुछ मोटी रकम की डिमांड की अपने भाई से तो मैं देने नहीं दूंगी। इस बात को जैसे मोनिका और मोनिका का भाई सुनते हैं तो एकदम से दंग रह जाते हैं कि ये कह क्या रही है। लेकिन मोनिका अपनी भाभी से कहती है कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है
और मैं भैया से कुछ भी लेने की उम्मीद से नहीं आई हूँ, मैं केवल अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ और मुझे राखी बांधने दीजिए। इसके बाद मोनिका अपने भाई को राखी बांधती है, उसे मिठाई खिलाती है और उसको तिलक लगाती है। उसके बाद वहाँ से चल देती है। अब जैसे ही वो बाहर जा रही थी तो उसका भाई उसको रोकता है और रोकने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पीछे से उसकी भाभी भी ये देखने के लिए आ गई थी कि ये क्या देखते हैं अपनी बहन को, और इतनी ही देर में उस शहर के डीजीपी भी वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही मोनिका को सैल्यूट मारते हैं। अब जैसे ही मोनिका के भैया भाभी ये सब कुछ देखते हैं तो वो एकदम से हैरान और परेशान से हो जाते हैं। तो प्रदीप डीजीपी सर से कहता है कि सर आप यहाँ कैसे और आप मेरी बहन को सैल्यूट क्यों कर रहे हो? ये तो मुझे राखी बांधने के लिए आई है और आप इनसे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? अब इस बात को सुनकर जो डीजीपी हैं वो थोड़ा सा चुप रहते हैं और तभी जो प्रदीप की पत्नी थी वो एकदम से कहती है कि हाँ सर, ये तो बहुत गरीब है, गरीब सा इसका पति है, ये मेहनत मजदूरी किया करते हैं, आप इनको सैल्यूट क्यों मार रहे हो? तभी डीजीपी साहब उन दोनों को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये इस शहर की कलेक्टर हैं और आज मुझे पता चला कि इन्होंने कोई भी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, मीडिया में अपना नाम क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि ये चाहती थी कि तुम जैसे लोगों की मानसिकता के बारे में पता लगाया जाए और आज ये मानसिकता मेरे सामने है। अब इस बात को जैसे मोनिका के भैया भाभी सुनते हैं तो वो एकदम हैरान से खड़े हो जाते हैं और मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके बाद दोनों जन डीजीपी साहब से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि हमारी बहन इतनी बड़ी अधिकारी है। इसके बाद डीजीपी साहब कहते हैं अगर माफ़ी ही मांगनी है तो इसी से मांगो जिसके तुम गुनहगार हो। उसके बाद वो दोनों मोनिका से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। और जो उसकी भाभी थी वो कहती है कि मोनिका मुझे माफ़ कर देना, मैं लालच में आ गई थी, मैं सोचने लगी थी कि अगर बाद में तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे भैया बहुत ज़्यादा दहेज तुमको देंगे और मैंने तो इसी वजह से एक गरीब से लड़के को तुम्हारे लिए पसंद किया था, लेकिन तुमने फिर भी कामयाबी को हासिल किया। अब इस बात को सुनकर मोनिका कहती है कि भाभी कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है। तभी डीजीपी साहब मोनिका से कहते हैं कि मैडम जल्दी चलिए, आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है सभी आईएएस ऑफिसरों की और वहां पर किसी विशेष मुद्दे पर गहन चर्चा करनी है। इसके बाद डीजीपी साहब मोनिका को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं, क्योंकि मोनिका वहां पर एक कैब बुक करके आई थी और वो अपनी गाड़ी में नहीं आई थी। डीजीपी साहब के साथ बैठकर वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। वहां पर प्रदीप भी आया था, वो भी आईएएस बन चुका था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद प्रदीप और मोनिका एक दूसरे से बतिया रहे थे, तो तभी जो मोनिका है वो कहती है कि प्रदीप अब तुम्हें शादी भी करनी है या तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बिताओगे? उसके बाद प्रदीप कहता है कि मोनिका मैं जिससे प्यार करता था उसे तो कोई और लेकर उड़ गया। अब जैसे ही मोनिका इस बात को सुनती है तो कहती है कि कौन थी वो, मुझे भी तो बताए, हम भी तो जाने उसके बारे में। उसके बाद प्रदीप मोनिका की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि वो तुम ही तो हो। तभी मोनिका कहती है कि तुम्हें मेरे पति के बारे में पता है ना, वो तुम्हारी चटनी बना देगा। और इतनी ही देर में मोनिका का पति अभिषेक भी पीछे से आ रहा था, क्योंकि प्रदीप ने ही उसको बुलाया था। वो उन दोनों को आईएएस बनने के बाद की पार्टी देना चाहता था। उसका पति अभिषेक पीछे से आता और कहता है कि चटनी ही नहीं बनाऊंगा, चटनी बनाकर खा भी जाऊंगा, क्योंकि प्रदीप ने अभिषेक को पहले ही सब कुछ सही सही बता दिया था और कहा था कि उस टाइम पे मैं इसे पसंद किया करता था, लेकिन अब हम दोनों एक सच्चे मित्र हैं। अब वो सभी लोग इसके बाद पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। मोनिका अपने कार्यभार को अच्छी तरह से चलाती है और उसके भैया को यह बात भी पता चलती है कि उसकी प्रमोशन भी उसकी बहन नहीं करवाई थी, तो वह बार बार उसके पास आया करता और कहा करता कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोनिका कहती है कि भैया आप बार बार माफ़ी मत मांगा करो, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद मोनिका अपने भैया का अच्छी तरह से हेल्प करती है और सभी कामों में उसका सहयोग किया करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसके माँ बाप बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। भाभी ने उसे एक ऐसे लड़के के पल्ले बांधना सही समझा जो कि ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और ना ही उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, लेकिन फिर भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और एक अच्छी पदाधिकारी बनकर समाज में अपना नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहते हो मोनिका के बारे में, क्या कहना चाहते हो प्रदीप के बारे में, क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में, क्या कहना चाहते हो उसकी भाभी अनीता के बारे में? आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।